बच्चों, क्लास 10 के साइंस में जो पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके प्रश्नावली पर। और प्रश्नावली से पहले हम दो इन टर्मिनोलॉजी पे फोकस कर लेते हैं। पहला संक्षारण और दूसरा विकृत गंधता। संक्षारण क्या है? पदार्थ का विघटित होना। छोटा डेफिनेशन, बस इतना ध्यान रखिए, पदार्थ का विघटित होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण होना संक्षारण कहलाता है। जैसे कि यदि हम आपको अपने चारों तरफ उपस्थित होने वाली क्रियाओं पे थोड़ा फोकस या उदाहरण दें, तो सबसे अच्छा उदाहरण आप जो साइकिल यूज करते हैं, जिससे आप विद्यालय आते हैं या फिर आप बाकी का कार्य करते हैं, आप पाएंगे कि यदि हम उस साइकिल को बिना साफ किए पोछे, बरसात के टाइम में या नमी जब भी वातावरण में अधिक हो, उस टाइम में हम साइकिल को स्टैंड पे रख के छोड़ दें, उसे साफ न करें, तो क्या होता है कि उसके रिंग और जहां भी बिना पेंट किया हुआ पार्ट होता है, बिना पॉलिश किया हुआ पार्ट होता है, वहां पे जंग जल्दी लग जाता है। और उस जंग को यदि पिन से हम हटाएं तो आप पाएंगे कि वो जंग जल्दी ही अपने स्थान से हट जाता है और वह भाग, जिस भाग पे जंग लगा हुआ होता है, वह भाग कमजोर और पतला हो जाता है। अब वही है संक्षारण। सबसे अच्छा उदाहरण है ये कि लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। ये एल्युमिनियम पे होता है, पर होता क्या है कि एल्युमिनियम का जो अपघटन है, विघटन है या संक्षारित होने की प्रक्रिया है, वो लोहे के सापेक्ष बहुत कम होता है। अब चूंकि हमारे घर में जितने भी विंडो या डोर लगे होते हैं लोहे के बने हुए, वो सामान्यतः पेंट या पॉलिश किए होते हैं ताकि इन पे जंग न लगे, इनका अपघटन जल्दी न हो और वह ऑब्जेक्ट, विंडो चाहे डोर, लंबे समय तक चले। तो पदार्थ का विघटित होना ही संक्षारण कहलाता है। और यह संक्षारण पदार्थ को क्षरित करके उसे कमजोर बनाने का कार्य करता है। तो हमें क्या चाहिए? कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा जो जिस भी लोहे से या एल्युमिनियम से बना हुआ फर्नीचर हो या फिर विंडो हो, डोर हो, साइकिल हो, बाइक हो, वो जल्दी खराब हो जाए। तो ऐसा न हो, इसलिए उनपे क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है या फिर उनपे पेंट चढ़ा दिया जाता है। पॉलिश करते हैं या पेंट चढ़ा देते हैं ताकि लंबे समय तक वह धातु मजबूत बना रहे, ताकि उसका हम प्रयोग कर सकें दैनिक जीवन में। तो एक प्रक्रिया है, लोहा या एल्युमिनियम चाहे जल्दी विघटित होने वाले पदार्थ क्षरित न हो, इसलिए उन्हें क्षरित होने से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो इन धातुओं को विघटित होने से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक का परत चढ़ाना कहलाता है यशद लेपन। जिंक को यशराज कहते हैं। और जिंक को ऊपर, धातुओं के ऊपर उनको विघटित होने से बचाने के लिए चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, वह यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहलाता है। तो दो टर्मिनोलॉजी हो गया, संक्षारण और गैल्वेनीकरण या यशद लेपन। दूसरा विकृत गंधता क्या है? विकृत मतलब होता है बेकार, गंधिता मतलब गंध वाला। तो चूंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में आ गया गंधिता, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दुर्गंध आने की प्रक्रिया। यदि किसी पदार्थ से, जो पदार्थ प्रारंभ में अच्छा हो, ठीक मांग रहा हो, लेकिन उसे वायुमंडल में, वायु में छोड़ देने के पश्चात उस पदार्थ से दुर्गंध आना शुरू हो जाए या दुर्गंध आने लग जाए, तो यही दुर्गंध आने की प्रक्रिया को हम विकृति गंधता कहते हैं। जैसे यदि हम अपने खाद्य पदार्थों को, गर्मियों में आपने पाया है कि यदि दाल बना हुआ है पात्र में और अधिक गर्मी है और उसे एक दिन हो गए, 24 घंटे हो गए, गर्मी में तो सामान्यतः 12-13 घंटे के बाद दाल खराब हो जाती है। तो जब तक दाल खराब नहीं होती तब तक अच्छा बनती है, हम उसे डाइट में ला लेते हैं। लेकिन गर्मी के टाइम में यदि दाल हम 14, 15, 16 घंटे रखते हैं, तो अधिक गर्मी करने वाला दाल खराब हो जाती है और उससे दुर्गंध आने लगता है। तो खाद्य पदार्थ से
दुर्गंध आने की जो प्रक्रिया है वही है विकृत गंधिता। सामान्यतः खाद्य पदार्थ खराब न हो, जैसे कि चिप्स है, कुरकुरे हैं, ये आपने देखा है कि पैकेट में आते हैं और लंबे समय तक वैसे ही पैकेट में रहते हैं लेकिन खराब नहीं होते। परंतु यदि हम अपने घरों में बने हुए खाद्य पदार्थ को बर्तन में रखे हैं तो वो खराब हो जाता है, जबकि पैकेट में रखा हुआ चिप्स या कुरकुरे खराब नहीं होते। ऐसा क्यों है? तो आप पाओगे और देखते भी हो कि पैकेट में कोई गैस भरी हुई होती है और वह गैस होती है नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन है यह गैस के अंदर ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोक देता है, अर्थात उस पदार्थ को ऑक्सीकृत होने नहीं देता। इसलिए पैकेट में रखे हुए जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वे लंबे समय तक खाने में, डाइट में उपयोग ला दिए जाते हैं। लेकिन हमारे घरों में बना हुआ जो पात्र है, यदि उसे हम रख दें लंबे समय के लिए, लंबे समय के लगभग गर्मी के टाइम में यदि हम 12 घंटे से अधिक टाइम में रख दें तो वो खराब हो जाता है, उससे दुर्गंध आने लगती है। तो सीधा सीधा खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने की प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। अब दूसरा चीज हम जानेंगे कि यह विकृति गंधिता या फिर खाद्य पदार्थ खराब कैसे हो जाता है। तो यही चीज यदि हम जितने भी हमारे दाल से संबंधित भोज्य पदार्थ हैं उनमें अधिकांश होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, वसा, इन तीनों का अगर हम देखें, अवलोकन करें तो भोजन पकने के पश्चात जैसे ही इन्हें छोड़ देते हैं तो प्रोटीन, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन जैव अणु है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये वसा वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत जैसे ही बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं तो ऑक्सीकरण के पश्चात इनसे दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होने की प्रक्रिया, और जैसे ही ऑक्सीकृत होगा दुर्गंध आना सुनिश्चित है। तो हम बोल सकते हैं खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। यही क्रिया विकृत गंधिता कहलाता है। अब इसी को रोक दिया जाता है। जिन खाद्य पदार्थों को पैकेट में हम रखते हैं तो उन पैकेट में उपस्थित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोक देते हैं। जैसे हमने बताया, संक्षारण से बचाने के लिए हम धातुओं पर पॉलिश या पेंट कर देते हैं। ठीक ऐसे ही खाद्य सामग्री जिन्हें लंबे समय के लिए पैकेट में पैक करके रखा जाता है, उन्हें ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और यह नाइट्रोजन गैस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को पूर्णतः रोक देता है, जिससे हम पैकेट में रखे हुए खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक अपने डाइट में प्रयोग कर लेते हैं या उसे हम खा पाते हैं। अब हम आपके पाठ में उपस्थित पाठ्यनिहित प्रश्न व अभ्यास प्रश्नों पे डिस्कशन करेंगे। जैसे एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 कि मैग्नीशियम को जलाने के पहले उसे साफ क्यों करते हैं। मैग्नीशियम को जलाने से पूर्व उसे रेगमार्क से या किसी से भी उसे रगड़कर साफ क्यों किया जाता है। आंसर क्या है इसका? यदि हम मैग्नीशियम को वातावरण में ऐसे छोड़ दें तो यह मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड उस धातु की सतह पर जंग के जैसे ही पड़ी रहती है। अब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर सकता, पुनः ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा क्योंकि अपर पार्ट पे ऑक्साइड बना हुआ है। अर्थात जब मैग्नीशियम पे ऑक्साइड का लेयर चढ़ा होगा तो वह जलेगा नहीं। जलेगा कब? जब ऑक्साइड ये नहीं होगा।
तो क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पहले जब रेगमार्क से रगड़ते हैं तो रेगमार्क से रगड़ने के पश्चात ये जो संक्षारित भाग है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो हट जाता है, और जैसे ये हटता है वैसे ही यह मैग्नीशियम तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका फेस सॉलिड होता है। दूसरा चीज, कुछ केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं जिससे संतुलित करना है और बैलेंस करना है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर क्लोराइड ही है, कैल्शियम क्लोराइड। यहां पे एक और नई अभिक्रिया का हम वर्णन करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। इसका यदि हम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ या जिंक सल्फेट ले रहे हैं, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और जिंक क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। इसे संतुलित करेंगे और बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला चीज समीकरण लिखेंगे, सब कुछ इसी में सीखेंगे। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है CaCl2। दूसरा प्लस क्या है, जिंक सल्फेट, जिसका सूत्र होता है ZnSO4। आगे लो, फिर क्या दिया है, कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 प्लस जिंक क्लोराइड, ये है ZnCl2। संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए आपको हीट एंड ट्रायल विधि बताया गया था, बस रिएक्शन लिख दिया गया। तो अब आपको आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उसे यहाँ पे लिखना है। तो आगे की प्रक्रिया में सबसे पहले एक चीज क्या करना था कि हीट एंड ट्रायल में हम ध्यान देते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या ये रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है या नहीं। यहाँ कैल्शियम का एक परमाणु, यहाँ भी कैल्शियम का एक परमाणु देखेंगे मिल गया, क्लोरीन का 2 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, जिंक का 1 परमाणु, जिंक का 1 परमाणु, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो हीट एंड ट्रायल में यदि सभी दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो आगे क्या लिखते हैं, स्टेट लिखते हैं। ये बताया गया था हीट एंड ट्रायल में। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड इसका अगर विलयन है तो विलयन अवस्था में एक्यू लिखेंगे, जिंक सल्फेट का भी एक्यू लेंगे, ये भी एक्वटिक बनता है, एक्वटिक और ये भी एक्वटिक। या देखिए ये था रासायनिक अभिक्रिया जिसे संकेत के रूप में लिखा गया CaCl2 प्लस ZnSO4 बन गया CaSO4 प्लस ZnCl2। ठीक, एक और अभिक्रिया दे रहे हैं। हाँ, इसमें हम एक जो अभिक्रिया चल रहा है इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो एक चीज देखिए, वो कह रहा है यहाँ पे कैल्शियम धातु है और यहाँ पे ये जिंक धातु है। यहाँ पे कैल्शियम के पीछे क्लोराइड है जो अधातु है और यहाँ सल्फेट भी है, ये भी अधातु ऋणायन है। ये दोनों अधात्विक ऋणायन है और ये दोनों धात्विक धनायन है। हो क्या रहा है, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है कि जहां इस अभिकर्मक में CaCl2 था यहाँ CaSO4 है, SO4 जिंक के साथ था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक के साथ यहाँ पे SO4 है और यहाँ पे जिंक के साथ Cl2 हो गया है, अर्थात गायनों का बदली हो गया। रायन क्या हो गए, बदल गए हैं। तो धनायनों को अगर बदला तब भी आएगा। यदि हम जिंक को यहाँ कर दें तो हो जाएगा ZnCl2, कैल्शियम को यहाँ कर दें जिंक के स्थान पर तो हो जाएगा CaSO4, अर्थात ये मिलेंगे। अर्थात यहाँ पे मिल रहा है इस रिएक्शन पे कि आयनों का एक्सचेंजिंग हो रहा है, आयनों का अदला बदली हो रहा है। तो
तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहेंगे इस प्रकार की अभिक्रिया को? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें आयनों का एक्सचेंजिंग हो रहा हो, आयनों का अदला बदली हो रहा हो, उस अभिक्रिया को कहते हैं द्विक विस्थापन। ये नोट कर लीजिएगा आप नोट में। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में आयनों का एक्सचेंजिंग हो रहा हो, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को द्विक विस्थापन कहते हैं। एक दूसरा अभिक्रिया, लैबोरेटरी में आप पाएंगे कि कॉपर सल्फेट एक्वाटिक जिसका रंग नीला होता है, यदि इस कॉपर सल्फेट की विलयन में आप लोहे की छड़ को डाल दें, लोहे की छड़ ये शामिल होगा, तो यह लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला है उसे धूसर कर देता है और एक कंपाउंड बनाता है FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला होता है, जैसे इसके विलयन में, नीले रंग के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं अगर कॉपर सल्फेट मिल जाए तो Fe डालते हैं तो क्या होता है, इस नीले रंग का कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला है उस विलयन का रंग धूसर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये धातु है, ये और धातु है, ये सिर्फ धातु है। हो क्या रहा है कि यह धातु कॉपर सल्फेट में उपस्थित धातु को अर्थात कॉपर को अलग कर रहा है, और जैसे ही कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हुआ, एक नया प्रोडक्ट बना FeSO4 फेरस सल्फेट। अब चूंकि फेरस सल्फेट के बनने से यहाँ पे उस विलयन का रंग धूसर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उपरोक्त रिएक्शन में देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में आयनों का धनायनों अथवा ऋणायनों का एक्सचेंजिंग हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोल रहे हैं द्विक विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे तो दो आयन नहीं है, यहाँ ऋणायन है लेकिन यहाँ ऋणायन नहीं है, यहाँ धनायन है और यहाँ धनायन है, तो यहाँ पे द्विक विस्थापन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, धनायन धनायन को या ऋणायन ऋणायन को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऋणायन ऋणायन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, सिर्फ धनायन धनायन को रिप्लेस कर रहा है। और क्यों सिर्फ FeCu को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे Cu Fe को रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, सक्रियता श्रेणी में 9th में था, सक्रियता श्रेणी में लोहा कॉपर से ऊपर है, अर्थात हम सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि लोहे की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर की क्रियाशीलता से अधिक है, अर्थात लोहा कॉपर से ज्यादा एक्टिव और शक्तिशाली है। अब चूंकि ये शक्तिशाली है, इसलिए यह कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया, यहाँ हटा दिया और बन गया FeSO4। अब हमने कहा कि Cu क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा है, तो हमने पहले ही साफ कर दिया कि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक शक्तिशाली है। अब चूंकि लोहा कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, तो कोई भी दुर्बल अपने से अधिक शक्तिमान व्यक्ति को, पर्सन को या ऑब्जेक्ट को हटा नहीं सकता, इसलिए पुनः यह Cu Fe को नहीं हटाता। तो इस प्रकार की अभिक्रिया वो क्या रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु से बने हुए यौगिक से धातु को रिप्लेस कर दे, उस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है, किसी अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा किसी दूसरे यौगिक जिसमें कम क्रियाशील धातु हो, उस कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस करने की प्रक्रिया ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब बैलेंसेस को चेक कर लेते हैं, बैलेंस है कि नहीं, इधर का पर, यहाँ का पर, यहाँ एक Fe, यहाँ एक Fe, यहाँ एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। आगे अगले वीडियो में हम ये अभ्यास प्रश्नावली का है, आगे हम अभ्यास प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपके पाठ नीति का है। धन्यवाद।